व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 9वीं की वार्षिक परीक्षा में आने वाले वैकल्पिक प्रश्न विज्ञान विषय के। और वैकल्पिक प्रश्न 30 नंबर के आते हैं और यदि हम वैकल्पिक प्रश्न कर लेंगे अच्छे से तो हम पास हो सकते हैं, क्योंकि हम 26 नंबर से ही पास हो जाएंगे। एग्जाम में 75 नंबर का पेपर होगा आपका। तो शुरू करते हैं। विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न आज हम तैयार कर लेंगे इस वीडियो में। इसको आपको पूरा देखना है जिससे कि आपके सारे वैकल्पिक प्रश्न तैयार हो जाए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है ठोस अवस्था में। ठीक है, ठोस आएगा इसका उत्तर। अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, नगण्य संपीड्यता होती है? तो इसका उत्तर भी आएगा ठोस, क्योंकि ठोस का ही निश्चित आकार होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है द्रव अवस्था में। अगला है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में। अगला है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो उनका वह जो गुण होता है जिसके कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है वह होता है संपीड्यता। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। तो इसमें पहला है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। रिक्त स्थान में आएगा गलनांक कहलाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो यदि प्रश्न ऐसा भी आए कि गलनांक किसे कहते हैं तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अगला है, बर्फ का गलनांक केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 373 केल्विन। अगला है, जल के कणों की ऊर्जा केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यहाँ आएगा 273 केल्विन पर। ठीक है, जल के कणों की ऊर्जा 273, ठीक है, 273 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसके बाद अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन क्या था? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो इसमें पहला, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो यहाँ पे आएगा 273 केल्विन। 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो यहाँ पे होता है 27 डिग्री। ठीक है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होता है? तो 300 केल्विन, यदि कुछ भी केल्विन में दे रखा हो, ठीक है, केल्विन में दे रखा हो और उसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें से 273 को घटा देंगे। ठीक है, तो हमें केल्विन में ताप दे रखा हो और डिग्री सेल्सियस में पूछा हो तो हमें उसमें से 273 घटा देना है। तो यहाँ 300 केल्विन दे रखा था और हमसे पूछा था डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा इसका, तो हमें 300 में से 273 को घटा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है ये। इसके बाद अगला है, जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है विलयन। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है तो वह कहलाता है विलायक। ठीक है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है वो विलायक होता है। इसके बाद है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो यहाँ पे विलय है आयोडीन। टिंचर आयोडीन में विलय होता है आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। वायु एक विलयन है। तो वायु विलयन है गैस में गैस का।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो यहाँ ये जो तीनों पदार्थ है ऊर्ध्वपातित हो सकते, तो यहाँ आएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ है नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन, ये तीनों ही ऊर्ध्वपातित हो सकते, तो यहाँ उपरोक्त सभी आएगा। इसके बाद देखेंगे हम रिक्त स्थान। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो फोम, रबर और स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। इसके बाद दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को विधि से पृथक किया जा सकता, तो दो घुलनशील द्रव यदि है तो उन्हें आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है। इसके बाद डाई के घटक रंगों को विधि से पृथक किया जा सकता है, तो यदि डाई के घटक रंग है तो उसे क्रोमेटोग्राफी विधि से करेंगे, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी विधि से करेंगे डाई के घटक रंगों को। इसके बाद अगला है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो पीतल जो है उसके घटक है जिंक एवं कॉपर। जिंक और कॉपर से मिलकर पीतल बनता है, तो यहाँ आएगा जिंक एवं कॉपर। इसके बाद अगला है कोहरा बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो कोहरा बादल और कुहासा में परिक्षेपण माध्यम होता है गैस। शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो यहाँ पे होता है द्रव। दूध एवं फेस क्रीम में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती? तो यह होती द्रव। जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती? तो यहाँ पे भी आएगा द्रव। और मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? तो मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है ठोस। इसके बाद अगला है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता तत्व। निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती? तो परमाणुकता 2 वाले हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है तो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसके बाद अगला प्रश्न है अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है, तो इसका होता है NH4 ठीक है, ये वाला सूत्र होता है अमोनियम सल्फेट का। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो सोडियम नाइट्रेट का है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद रिक्त स्थान है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है 35.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2। सल्फाइड का संकेत S2-, ठीक है, S2 और यहाँ ऋण लगाएंगे, ये सल्फाइड का सूत्र है। और यहाँ पे सल्फाइड था और ये सल्फाइड का संकेत है SO3-2-, ठीक है, इस प्रकार से सूत्र आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है केनोल रे की खोज किसने की? तो यहाँ आएगा E गोल्डस्टीन। केनोल रे होती है न्यूट्रल, तो यहाँ आएगा धन आवेशित, ठीक है, यहाँ पे आएगा केनोल रे होती है धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने। अल्फा कण होते हैं, तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम होते हैं, ठीक है, द्विआवेशित हीलियम। इसके बाद किसी परमाणु का केंद्रक होता है, तो परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है, क्योंकि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं उन पे धन आवेश होता है, इसलिए परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। रिक्त स्थान है रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास नामक वैज्ञानिक ने किया। तो किस वैज्ञानिक ने करा था? बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। इसके बाद मैग्नीशियम की संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता होती है धन 2। किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की होती है, तो प्रोटॉन संख्या ही परमाणु संख्या होती है उसकी, परमाणु संख्या। इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है और परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इसके बाद हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक के 3 समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। अगला है वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं, तो ये किसने प्रस्तावित किया था? J.J. थॉमसन ने, ठीक है, J.J. थॉमसन ने प्रस्तावित किया था, J.J. थॉमसन। इसके बाद है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की खोज संभव हुई। तो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन हुआ था उसके द्वारा नाभिक की खोज हुई थी, नाभिक की।
न्यूट्रॉन की खोज द्वारा की गई, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी। एक न्यूट्रॉन में आवेश होता तो 0 आवेश या शून्य आवेश होता, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। बाद हम जोड़ी देखेंगे, तो इसमें यूरेनियम, तो यूरेनियम जो है परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। इसके बाद है घेंगा रोग, तो घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। कैल्शियम और ऑर्गन, तो कैल्शियम और ऑर्गन जो है समभारिक है और प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम समस्थानिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में मात्र एक कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव होती है? तो यहाँ आएगा उपरोक्त सभी में, ठीक है। अमीबा एवं क्लेमेडोमोनास, पैरामीशियम एवं बैक्टीरिया, अमीबा एवं पैरामीशियम, तो यहाँ आएगा उपरोक्त सभी। कोशिका के खोज करता है, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है, तो पादप कोशिका की जो भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। गुणसूत्र निर्मित होते हैं, गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो यहाँ आएगा उपरोक्त दोनों, डीएनए और प्रोटीन से होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है वह जीन होता है, जीन। केंद्र काय पाया जाता है, तो केंद्र काय जीवाणु में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जोड़ी, तो यहाँ पे RER, इससे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। SER वसा का संश्लेषण। इसके बाद है गोल्जी काय, लाइसोसोम का निर्माण करता है यह। प्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है, और लाइसोसोम जो है वो आत्मघाती थैली कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता? तो तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु जो ऊतक उपयोगी है वह शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। इसके बाद है, जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें कहते हैं। ऐसी मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं तो वो होती है, उपरोक्त सभी आएगा, वह होती है ऐच्छिक, कंकाली और रेखित, तो यहाँ उपरोक्त सभी आएगा। इसके बाद एक कार्डियक पेशी पाई जाती, ठीक है, कार्डियक पेशी हृदय में पाई जाती है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का चित्र भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीचे क्वेश्चन की लिंक दे रखी है, आपको तैयार कर लेना चाहिए। कार्डियक पेशी होती है, तो कार्डियक पेशी एक केंद्रिकीय होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनैच्छिक पेशियों में केंद्रक होता है, तो अनैच्छिक पेशियों में एक केंद्रक होता है। फेफड़ों की श्वसनी में पेशियां पाई जाती है, तो अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशी भी कहते हैं। एक्सोन ऊतक का भाग होता, तो एक्सोन जो है तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। आहार नली में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। चिकनी पेशियों को अरेखित पेशी भी कहते हैं। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक उत्तरदायी होते हैं, पेशी ऊतक है इसलिए हम गति कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे कहते हैं, तो यदि वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे कहेंगे गतिशील अवस्था, ठीक है, गतिशील अवस्था। इसके बाद प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, तो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद रिक्त स्थान है, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। दूसरा है, प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। प्रति इकाई समय में जो विस्थापन होगा वो तो वेग कहला गया, लेकिन प्रति इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? त्वरण। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, यदि चाल जो हो रही है उसकी दिशा निश्चित है तो हम उसे वेग कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। इसके बाद बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो यहाँ आएगा हल्की वस्तु का, ठीक है, हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। इसके बाद है m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा, तो संवेग होगा द्रव्यमान गुणित वेग, मतलब mv। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल
विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगला है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी गतिशील वस्तु का वेग नियत रहता है। ठीक है, यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का वेग नियत मतलब निश्चित रहता है। अगला है किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व कहलाता है। अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसके बाद अगला है कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल। अगला है एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो यहाँ धनात्मक ऋणात्मक दोनों या कोई नहीं, तो यहाँ का दोनों। बल द्वारा दोनों प्रकार का कार्य हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद है एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा। बच्चा 10 मिनट तक उस पर बल लगा रहा है खिसकाने के लिए, लेकिन वस्तु नहीं खिसकी। तो इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य है। ठीक है, शून्य, कोई कार्य नहीं हुआ वहां पर। इसके बाद रिक्त स्थान है, कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। इसके बाद है जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसके बाद है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाएंगे वह होती खरीफ फसल। अगला है ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं। तो शीत ऋतु में रबी फसल। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? तो खरीफ फसलें धान, सोयाबीन, मक्का, उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों ही खरीफ फसलें हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी फसलें हैं? तो गेहूं, चना, मटर, ये तीनों ही रबी फसलें हैं। निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। इसमें फसल की किस्म में सुधार करके, फसल उत्पादन प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके, तो यहाँ आएगा उपरोक्त सभी। अगला है फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है? तो यहाँ पे भी आएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, उर्वरक के प्रति अनुरूपता होनी चाहिए और उच्च उत्पादन होना चाहिए। इसके बाद है संकरण जब पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो उसे कहते हैं। तो उसे कहेंगे अंतरा किस्में। अंतरा किस्में। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है। तो ऐसे को कहा जाता है उर्वरक। ठीक है, रासायनिक रूप से तैयार किए गए तो उन्हें उर्वरक कहेंगे। निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं। तो ये तीनों ही खरपतवार के उदाहरण ही आएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें गोखरू, गाजर घास और मोथा, ये तीनों ही खरपतवार के उदाहरण हैं। पौधों में रोग कारक हो सकते हैं। तो ये सभी आएगा इसमें भी। तो रोग कारक हो सकते हैं जीवाणु, विषाणु और कवक। ठीक है, ये सभी रोग कारक हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा के लिए सब महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को तैयार कर लिया है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो और आएगा। तो ये 2 वीडियो जो होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको देखकर आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो वार्षिक परीक्षा की। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।